रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरिता बड़े शौक से अपने एक लौते बेटे अजय की शादी करके रोशनी को अपने घर की बहू बनाकर लेकर आती है। अपनी बहू रोशनी की उल्टा बोलने की आदत से अनजान सरिता एक रोज सुबह के समय रसोई में जाती है और देखती है कि रोशनी नाश्ते की तैयारी कर रही होती है। तभी सरिता रोशनी से कहती है, बहू चाय बन गई है क्या? अगर बन गई है तो दे दे जरा मुझे। माँ जी, अगर बन गई होती तो अब तक मैं दे चुकी होती आपको पूछने का इंतजार नहीं करती। बहू तू मेरी बातों का उल्टा जवाब क्यों दे रही है? तू मुझे सीधे सीधे भी तो बोल सकती है ना कि माँ जी अभी चाय नहीं बनी है। माँ जी, अब अगर मेरी बातें उल्टी लग रही हैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकती मैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। बहू अगर तुझे ऐसे ही सीधी बातों का उल्टा जवाब देने की आदत है तो अपनी आदत को सुधार ले, क्योंकि हमारे घर में सभी लोग बहुत प्यार से रहते हैं। कोई किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता है। उल्टा जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। माँ जी, मैंने आपको कुछ भी गलत तो बोला नहीं है। अब आपको मेरा जवाब उल्टा लग रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मुझे लगता है बदलना आप लोगों को चाहिए, मुझे नहीं। अब जाइए और मुझे नाश्ता बनाने दीजिए। अपनी बहू रोशनी की बात सुनकर सरिता को बहुत बुरा लगता है और वो आगे बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, लेकिन रोशनी के उल्टा जवाब देने के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता। समय के साथ धीरे धीरे उसका ये स्वभाव सभी घर वालों को पता चल जाता है और सभी उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रोशनी पर किसी की भी बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही एक रोज शाम के समय उसकी ननद निशा कॉलेज से घर आकर सीधे अपने भाभी रोशनी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, भाभी आप शाम के समय लेटी क्यों हैं? तो क्या करूँ, नाचूं? अगर लेटू ना तो तुम ही बताओ। हद है भाभी, आप कभी किसी बात का सीधा जवाब ही नहीं दे सकती हैं। हमेशा हर बात का उल्टा जवाब देना जरूरी है क्या? अरे अब ये क्या बात हुई? अगर आप लोग कुछ बोले तो वो हमेशा सीधा, और अगर मैं उसका जवाब आप लोगों के सवाल के तरीके करने से दूं तो उल्टा जवाब देना हो जाता है। ये कहाँ का रूल है? हम सवाल सही पूछते हैं, लेकिन आपकी ये जो उल्टा बोलने वाली जवाब देने वाली आदत है ना, इसके चलते आपको हमारी बातें गलत ही लगती है। मैंने तो छोटा सा सवाल ही पूछा था कि भाभी आप शाम के समय लेटी क्यों है, जिसका मतलब था कि कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अच्छा जी, तो आप शाम के समय कॉलेज से सीधे मेरे कमरे में ये पूछने आई थी कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। आज आपको इतना प्यार कैसे आ गया मेरे ऊपर? भाभी प्यार तो इस घर में सभी आपसे करते हैं, क्योंकि आप इस घर की इकलौती बहू हो, लेकिन बस आपको ही नहीं दिखाई देता है। वैसे आई तो मैं आपके पास किसी काम से थी, आपको नीचे हॉल में नहीं देखा तो रूम में चली आई, लेकिन लगता है गलती कर दी, आगे से नहीं करूँगी। निशा और रोशनी आपस में बहस कर ही रही होती हैं कि तभी उनकी आवाज सुनकर रोशनी का पति अजय और उसकी सास सरिता वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रोशनी गुस्से में कहती है, लो बस इन्हीं लोगों की कमी थी, ये लोग भी आ गए। मतलब इस घर में कोई अपने कमरे में भी चैन से बैठ नहीं सकता। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं यार। तुम फंस गई हो, ये चीजें तो मुझे कहनी चाहिए कि तुम जैसी हर बात का उल्टा जवाब देने वाली लड़की के चक्कर में फंसकर मेरी जिंदगी खराब हो गई है। जब से शादी करके इस घर में आई हो, हमारे घर की शांति ही पता नहीं कहाँ भंग हो गई है। चुप हो जा बेटा, जाने दे, कोई बात नहीं। माँ जाने दो कहकर ही ये नौबत आ गई है कि अब ये मैडम घर में हमेशा हर बात के लिए कलेश करती रहती है। अगर इनसे कोई एक शब्द भी बोलेगा तो जब तक ये उसका उल्टा जवाब ना दे दे तब तक इन्हें चैन कहाँ है। मुझे तो लगता है हमें इससे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। वैसे भी इनसे जब भी कुछ भी बोलो ये उसका उल्टा ही जवाब देती हैं, तो बोलने की जरूरत ही क्या है? कम से कम इनसे उल्टा जवाब तो नहीं सुनना पड़ेगा ना। बस करो, तुम दोनों कब से बोले जा रहे हो, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, चलो सब यहाँ से। सरिता इतना कहकर निशा और अजय को लेकर वहाँ से चली जाती है। इतना कुछ होने के बाद भी रोशनी पर किसी भी बातों का कोई असर नहीं होता। समय बीतता है, तभी एक रोज अजय का दोस्त सुनील उसके घर आता है और हॉल में बैठी हुई रोशनी से हंसते हुए कहता है, नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? और अजय कहाँ है? भैया मुझे क्या होगा, मुझे कौन सी बीमारी लगी है। और रही बात अजय की, तो वो आपके दोस्त हैं, आपको पता होगा कहाँ है, मुझे क्या पता। भाभी जी आप मेरी बातों का उल्टा जवाब क्यों दे रही हैं? मैंने तो बस इसलिए पूछा कि वो मीटिंग के लिए बाहर गया था, आया कि नहीं? मुझे नहीं पता, आपके पास उनका नंबर होगा, कॉल करके पूछ लीजिए। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? भाभी जी बड़ी अजीब है, जो भी पूछो इनसे उल्टा ही जवाब दे रही है। लगता है जैसे लड़ाई हुई है इनकी, तभी ऐसी बात कर रही हैं।
अच्छा, लगता है आपकी और अजय की लड़ाई हो गई है, तभी आप मेरी बातों का उल्टा जवाब दे रही हैं। क्यों, आप देखने आए थे कि क्या मेरी और अजय की लड़ाई हुई है? आप अपने काम से काम रखिए ना। रोशनी और सुनील की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी रोशनी की सास सरिता सुन रही होती है, जिसे सुनने के बाद वो उनके पास आती है और कहती है, बहू ये क्या तरीका है सुनील से बात करने का? घर के लोगों को तो उल्टा जवाब देती है, अब कम से कम बाहर के लोगों की बातों को तो उल्टा जवाब देकर हमारी नाक मत कटवा। माँ जी, मैंने थोड़ी ना इनसे कहा है कि आके मुझसे बात करे, तो मैंने सिर्फ इनके सवालों का जवाब दिया है। अब वो उनको उल्टा लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। भगवान जी, मेरी पूजा पाठ में कौन सी कमी रह गई थी जो आपने ये उल्टा जवाब देने वाली बहू दे दी मुझे। मेरा बुढ़ापा ही खराब हो गया ऐसे उल्टे जवाब देने वाली बहू पाकर। बेटा तुम खड़े क्यों हो, आओ बैठो। नहीं आंटी जी, मैं तो अजय से मिलने आया था, लेकिन लगता है भाभी जी का मूड खराब है, तभी हर सवाल का उल्टा जवाब दे रही हैं। अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, फिर कभी आऊँगा। सुनील इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सरिता रोशनी को सुनील की बातों का उल्टा जवाब देने के चलते बहुत समझाती है, लेकिन रोशनी अपनी सास की बात समझने की जगह उनसे लड़ाई करके गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अपनी बहू का ऐसा बर्ताव देखकर सरिता बहुत परेशान हो जाती है। समय बीतता है, तभी सरिता हॉल में बैठी हुई टीवी देख रही होती है कि उसकी पड़ोसन मीना वहाँ आती है और उससे कहती है, लगता है बहू के आने से बहुत आराम हो गया, तभी आराम से बैठकर टीवी देखा जा रहा है। हाँ बहन, बहू काम में तो ठीक ही है, लेकिन मैं अपनी बहू की उल्टी जुबान से बड़ी परेशान हूँ। जब भी उसे कुछ भी कहो वो हर बात का उल्टा जवाब ही देती है, जिसके चलते अजय और नेहा ने तो उससे बिल्कुल बात ही बंद कर दी है। तो फिर उसे समझने की कोशिश करो, तुम्हारी इतनी अच्छी फैमिली है और उसके पास तो देवरानी जेठानी भी नहीं है लड़ने के लिए, तो भी वो अपने घर वालों के साथ प्यार से नहीं रह सकती क्या? मीना और सरिता की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी सरिता की बहू रोशनी सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो उनके पास आती है और कहती है, माँ जी, आप मुझे कहती हैं कि मैं उल्टा जवाब देती हूँ। खुद को भी देखिए जरा, दूसरों के सामने अपनी बहू की बुराई कर रही हैं, वो सही है? बहू वो बुराई नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी परेशानी बता रही थी। तू एक लौती बहू है इस घर की, अगर तू ही अपने परिवार वालों के साथ प्यार से नहीं रहेगी, उनकी पसंद नापसंद को नहीं समझेगी, तो कौन समझेगा? मैंने आपसे राय मांगी है क्या, जो आप बीच में बोल रही हैं? बस कर बहू, अगर तू ऐसे ही सबको उल्टा जवाब देती रहेगी तो कौन तुझसे बात करेगा या कुछ पूछेगा भी? अभी तो सिर्फ तेरी ननद और पति ही तुझसे बात नहीं कर रहे हैं। अगर तेरा ऐसे ही स्वभाव रहा तो तू अकेली ही रह जाएगी, क्योंकि जुबान से ही इंसान पसंद भी आते हैं और नापसंद भी। खुद सोच कर देख, कब तूने अपने घर वालों की बात का सीधा जवाब दिया है? अपनी सास की बातें सुनकर रोशनी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी पड़ोसन और सास से अपने गलत बर्ताव के लिए माफी मांगती है। साथ ही दोबारा फिर कभी आगे उनसे किसी बात पर उल्टा जवाब ना देने का वादा भी करती है। वेदिका कहने को तो अपने ससुराल की एक लौती बहू थी, लेकिन उसकी 5 सासों की सेवा कर करके उसका हाल बुरा हो जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि एकलौती बहू की 5 सासें कैसे हो सकती हैं? तो सुनिए, एक तो उसके पति की माँ यानी कि उसकी सास उमा, दूसरी उसकी बुआ सास शारदा, तीसरी उसकी मौसी सास रमा, चौथी उसकी चाची सास मालती और 5वीं इन सब से ऊपर उसकी दादी सास सुलोचना, जिनके बीच फंसी थी बेचारी वेदिका। ऐसे ही एक दिन वेदिका अपनी सास के साथ बैठी होती है, तभी वहाँ उसकी मौसी सास रमा आकर उससे बोलती है, बहू, इतना समय हो गया है, खाना तो अभी तक बनाया ही नहीं होगा तूने। ऐसा कर, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और पकोड़े बना दे बहू। इतने में अपने कमरे से वेदिका की बुआ सास शारदा आती है और बोलती है, तू पहले जाकर मेरे लिए आलू के पराठे बना दे, बहुत मन हो रहा है खाने का। अरे ऐसे कैसे, पहले मैंने बोला है ना। दोनों की आवाजें सुनकर वेदिका की चाची सास मालती आती है और बोलती है, तुम दोनों चुप करो, वेदिका जा, पहले तू मेरे कपड़े धो दे, बाद में सब करती रही हो। वहीं खड़ी सारी बातें सुनकर वेदिका की सास उमा कहती है, वाह जी वाह, यहाँ सब काम करवा रहे हो। ये सब छोड़ बहू, तू चल पहले मेरे सर में तेल लगा दे, बहुत दर्द हो रहा है। चाय पकोड़े खा लो, दर्द गायब हो जाएगा दीदी। हाँ हाँ बहू, पहले मेरे लिए आलू के पराठे बना दे, फिर खा लेना चाय पकोड़े। मैं क्या किसी को दिखाई नहीं दे रही हूँ? मैंने बोला है बहू को कपड़े धोने के लिए,
पहले वो होगा, बाकी सब बाद में होगा। सब आपस में बहस करने लगते हैं कि तभी वहाँ वेदिका की दादी सास सुलोचना आकर कहती है, चुप हो जाओ सारे, लड़े जा रहे हो। बहू एक काम कर, तू मेरे लिए खिचड़ी बना ला, मेरा पेट ठीक नहीं है। लेकिन मेरे भी तो सर में दर्द हो रहा है ना, तुम मेरे सर की मालिश करने के बाद करवा लेना अपना काम। नहीं, पहले मेरा काम करेगी। मैं उसकी पहली सास हूँ, पहले मेरा काम करेगी वो। मैं भी मौसी सास हूँ, मेरा काम करेगी। आप दोनों अगर सास और मौसी सास हो तो मैं भी बुआ सास हूँ। और मैं तो जैसे आप सबकी बहू हूँ ना, मैं भी चाची सास हूँ, पहले मेरा काम होगा। तुम चुपचाप हो जाओ, क्या सास सास लगा रखा है। मैं सबसे बड़ी हूँ दादी सास, और जो मैंने बोल दिया वही होगा। सबकी आपस की बहस से परेशान होकर वेदिका अपने मन में कहती है, सबने सास सास तो लगा रखा है, जैसे सास की तरह बहू की परवाह भी हो। मुझे तो बस काम करने के लिए रखा है। कभी अपनी सास की सुनो, कभी इसकी सास की सुनो, कभी उसकी सास की सुनो। अरे मेरी सासें तंग हो गई है काम कर करके। 2 पल का चैन नहीं है, आराम नहीं लेने देता मुझे कोई। इतना बोलकर वेदिका सबके काम करने लग जाती है और जल्दी जल्दी सब काम खत्म करके रात का खाना बनाने लग जाती है। और सबको खाना देने के बाद जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है, तभी उसके पास मालती आकर बोलने लगती है, बहू तू सो रही थी, अच्छा हुआ सोई नहीं, वरना मुझे तुझे सोते हुए उठाना पड़ता। क्यों, क्या हुआ, कोई काम था? हाँ, चल मेरे कमरे में चलकर मेरे पैर दबा दे। इतना बोलते ही वहाँ पर रमा और उमा आकर बोलने लगती है, पहले तुम मेरे लिए दूध गर्म कर दे बहू। आपको चैन नहीं है क्या, हर जगह आ जाती हो। फिर शुरू हो गई दोनों। एक काम करो, तुम दोनों लड़ते ही रहो। बहू तुम मेरे पैर दबा दे। इतने में कमरे से सुलोचना आवाज लगाकर वेदिका को बुलाती है और वेदिका के साथ साथ बाकी की सब भी उसके पीछे पीछे जाती है। वहाँ सुलोचना बोलती है, ये क्या है, बुलाया वेदिका बहू को, तुम सब क्या करने आ गई? आप ही बोलो ना, पहले बहू मेरा काम कर दे, फिर बाकी काम करियो। भंडारा चल रहा है क्या, पहले आपका होगा फिर बाकियों का। एक काम करो, तुम भंडारा ही खाओ, बहू मेरे लिए दूध गर्म कर दे। मैंने वेदिका को अपने काम के लिए बुलाया, तुम लोगों को नहीं। इतने में शारदा वेदिका को ढूंढते हुए सुलोचना के कमरे में आती है और बोलती है, बहू तू यहाँ है, मैं तो तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी। अब आपको क्या हुआ, आपको भी कोई काम है? ऐसे कैसे बात कर रही है बहू, तेरी सास है, तमीज से बात किया कर। उमा बिल्कुल सही बोल रही है, बदतमीजी मत किया कर। मैं तो बस पूछ रही थी, आपको भी कोई काम है तो बता दो, आज मैं नाइट शिफ्ट लगा लेती हूँ, सारे ही काम कर दूंगी। नाइट शिफ्ट मतलब क्या है? इतना सा काम करने में थक गई। हम तो अपने ससुराल में पूरे दिन रात काम करते रहते थे, फिर भी उफ तक नहीं करी आज तक। और तेरी इतने में ही जुबान चलने लगी। हाँ, जो कोई भी काम के लिए बोलता है चुपचाप कर लिया करो, उल्टा जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। चल अब तू पहले मेरे पैर दबा, फिर बाकी के काम कर लियो। हाँ, इनके पैर दबाने के बाद सबका काम एक एक करके कर लियो। सबकी बातें सुनकर वेदिका काम करने लग जाती है और सब काम खत्म करके अपने कमरे में जाकर बोलती है, वैसे तो सब लड़ते रहते हैं अपना अपना काम करवाने के लिए, लेकिन जब मैंने बोल दिया तो सब समझदार हो गई। ये ठीक है, खुद एक दूसरे को कुछ बोल दे तो ठीक है, मैं बोल दूं तो बदतमीज बन गई। मुझे तो घर की बहुरानी कम नौकरानी बना कर रखा है। इतना बोलकर वेदिका सो जाती है और कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन वेदिका किचन में काम कर रही होती है और वो अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है और तभी वेदिका का पति मोहित उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसका चेकअप होता है। थोड़ी देर बाद दोनों घर आते हैं और सारी सास वहीं होती है और उनके घर आते ही सुलोचना पूछती है, क्या हुआ बहू को? हाँ, ठीक तो है ना वेदिका, कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? जल्दी बताओ ना फिर। वेदिका माँ बनने वाली है और आप सब दादी, मैं पापा बनने वाला हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हटो, जरा बहू की नजर उतार दो। हाँ, जल्दी से नजर उतार दो। वेदिका की माँ बनने की खबर से पूरा घर खुश हो जाता है और सब वेदिका को रानी की तरह रखते हैं और ये सब देखकर वेदिका कहती है, अरे वाह,
बच्चे के आने की खुशी में तो मेरे ठाठ हैं। अब तो मैं सभी को अपने काम बताऊंगी, सबसे रज रज के काम करवाऊंगी जितना इन्होंने मुझसे करवाया है। इतना बोलकर वेदिका कमरे में आराम कर रही होती है। तभी वो रमा को बुलाते हुए कहती है, मौसी सासू माँ, आना तो जरा। क्या हुआ बहू? मेरा ना अचार खाने का बहुत मन कर रहा है, आप बना दो। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। अच्छा, जाते हुए ना बुआ सासू माँ को भेज देना, उनसे बात करने का मन कर रहा है। रमा कमरे में शारदा को भेजती है और उसके साथ साथ उमा और मालती भी चली जाती है, जिस पर मालती कहती है, बहू तू ठीक है ना? कुछ खाने का मन कर रहा है क्या तेरा? हाँ ठीक है, वो कच्ची कैरी का शरबत बना दो। ठीक है। अच्छा, मैं जरा कपड़े धो लेती हूँ। अरे पगली, तू क्यों धोएगी? मैं धो देती हूँ। बुआ सासू माँ, जरा देखना मेरे पैर क्यों सूज रहे हैं। ये तो तुम माँ बनने वाली हो इसलिए पैर सूज रहा है। अभी चला नहीं जा रहा मुझसे तो। ला, मैं तेरे पैरों की मालिश कर देती हूँ। मेरा सौट के लड्डू खाने का मन कर रहा है। सुलोचना वेदिका के कमरे में आ ही रही होती है और वेदिका की बात सुनकर बोलती है, मन कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं बनाती हूँ अभी। ठीक है। वेदिका अपनी पांचों सास को इतने अच्छे से बर्ताव करते हुए देखती है और उसे बहुत अच्छा लगता है और उसे समझ आता है कि उसे बहू की तरह ही लाड भी मिलता है और बहू की तरह ही घर को संभालना भी पड़ता है। और वहीं पांचों सास रोज वेदिका के हुक्म सुन सुन कर थक जाती है और आपस में बोलती है, हमसे तो एक का ही काम नहीं हो रहा। हाँ, और बहू सबका काम करती थी। हमने अपने सास होने से बहू को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। तो अब खुश भी कर देंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। पांचों सासों को अकल आ जाती है, जिसके बाद वो वेदिका को कभी अकेले काम नहीं करने देती और वेदिका भी बड़े प्यार से घर को और अपनी पांचों सासों को संभालती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।